ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 541, बुझा हुआ स्वाद। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि अरेन की कुल्हाड़ी भी तुरंत दरारों में समा गई, क्योंकि वह तेजी से उड़ गया और उसके पीछे पहाड़ में जा टकराया। अगले ही पल उसके होठों से खून बहने लगा और वह सीधे घुटनों के बल गिर पड़ा। काला खून नीचे टपक रहा था। फिर भी उसे तुरंत भाला पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एक और सर्वनाशकारी शक्ति उसकी छाती पर टूट पड़ी, जो दोनों कुल्हाड़ियों द्वारा सुरक्षित थी। धमाका धमाका धमाका। उसने 3 बार तेजी से वार किया, जब तक कि क्रैक, उसके हाथों में कुल्हाड़ी तुरंत टूटकर बिखर गई और अरेन उसके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथों में टूटे हुए धातु के लोहे के अलावा कुछ भी नहीं था। तुम्हारी कुल्हाड़ी टूट गई है, तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? ज़ेरास ने एक निश्चल विस्फोट के साथ पूछा, क्योंकि अरेन ने कुल्हाड़ी के दोनों सिरे छोड़ दिए। जब तुम मुझसे मिले तो तुमने मुझसे सबसे पहले क्या कहा? उसने कहा, जब ज़ेरास ने अपनी छाती पर लगे घाव को देखा, जो धीरे धीरे ठीक होने लगा था। तुम्हारा शरीर हालांकि छोटा है, लेकिन एक विशाल टाइटन की शक्ति को छुपाता हुआ प्रतीत होता है, ज़ेरास ने उत्तर दिया। उसे याद आया कि जब वह अरेन से मिला था तो उसने वास्तव में क्या कहा था। ये सच है, लेकिन मैं एक विशाल टाइटन नहीं हूँ, मैं एक शैतानी अटैक टाइटन हूँ, अरेन ने कहा। और अगले ही सेकंड में क्रैकल, एक क्रोधित देवता के क्रोध की तरह तीव्र लाल बिजली चमकी, जो सीधे अरेन की ओर भयावह शक्ति के साथ टकराई, जिसने अंतरिक्ष को हिला दिया और तुरंत विघटित कर दिया और फिर अरेन पर गिर गई। इसके अवशेष ज़ेरास के चेहरे पर फट गए, जो बिजली के सामने अडिग खड़ा था। यह गया दहाड़। अरेन के पीछे का पहाड़ तुरंत ही नष्ट हो गया, क्योंकि एक विशाल दहाड़ भयानक शक्ति के साथ निकली, ज़ेरास के चेहरे पर और जमीन से निकलने वाली भाप के माध्यम से टकराए। अरेन खड़ा हो गया और 20 मीटर की ऊंचाई पर खड़े एक सच्चे टाइटन को प्रकट किया। आहा! अरेन के मुंह से सफ़ेद हवा निकली, जो उसके कानों तक खुल गई। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बंद की और खोली, उनमें शक्ति महसूस की। उसके क्रिस्टलीय काले शरीर के चारों ओर लाल रंग की रेखाएं दिखाई दी। इस बार उनकी मातृशक्ति उसके शरीर के चारों ओर अंतरिक्ष में घूम रही थी। और अंत में उसने अपना ध्यान वापस ज़ेरास पर लगाया, जो केवल अपने घुटने तक ही पहुंचा था। और एक बार फिर ज़ेरास ने उस टिमटिमाहट को देखा, जिसने उसकी आत्मा को इतनी बुरी तरह से परेशान किया, और ऐसे कारणों से जिसके बारे में उसे भी पता नहीं था। जब वे बड़े हो गए तो उनकी आंखों में तिरस्कार की वह स्वाभाविक भावना जो वे सभी अपनी ताकत बढ़ने पर देखते हैं। ये कुछ ऐसा था जिससे ज़ेरास अपनी आत्मा की गहराई तक नफरत करता था। मैं सम्मान में विश्वास करता हूँ। मैं जिस भी प्रतिद्वंद्वी से लड़ता हूँ, चाहे मैं जिस भी कारण से उनसे लड़ता हूँ, ये तथ्य कि वे मेरे हमलों को रोक सकते हैं और मुझे दर्द पहुंचा सकते हैं, मैं उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखता। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे सभी प्रतिद्वंद्वी एक बार थोड़ा सा बफ प्राप्त करने के बाद अचानक तिरस्कार से क्यों भर जाते हैं। विडंबना यह है कि जो लोग मुझे हराने में सफल हुए हैं, उन्होंने एक बार भी मेरी ओर तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा। वे केवल मेरे चेहरे पर कदम रखते हुए और मेरे कोर को चीरते हुए दुष्टतापूर्वक मुस्कुराते हैं। वे सभी जो मेरी ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, वे मेरे सामने घुटने टेक देते हैं। तो क्यों? तिरस्कार की भावना क्यों? ज़ेरास ने पूछा, और युद्ध की प्यास जो वह पहले चाहता था, धीरे धीरे फीकी पड़ गई। वह लड़ना चाहता था, और इसने उसके पिछले एसएसएस ग्रेड जीन, अराजकता भक्षक जीन को भी जगा दिया था। लेकिन एक बार जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों में तिरस्कार देखता है, तो लड़ने की उसकी इच्छा तुरंत घृणा में बदल जाती है। इसकी जगह उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में कुछ ऐसा होगा जो उसके प्रतिद्वंद्वी की उस पर की गई घृणा भरी नज़रों को चीर देना चाहता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे परिवर्तन के बाद तुम अब योग्य नहीं हो, उसने उन्हीं घृणा भरी आंखों से कहा, जबकि ज़ेरास चुप रहा और उसने अपना सिर नीचे किया, अपनी आंखें बंद की और जोर से सांस छोड़ी। यद्यपि सांस छोड़ना यह एक थका हुआ आह लग रहा था, जिससे आभा में अजीबता को देखते हुए अरेन की आंखें सिकुड़ गईं। मैं थक गया हूँ, उसने अचानक कहा, जैसे ही वह धरती पर वापस गिरा और सादे नीले आसमान की ओर देखा। हाँ, अरेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा, जो अचानक जमीन पर गिर गया था। पहले से ही डरपोक हो गया है? अरेन ने चौंक कर पूछा, जबकि ज़ेरास आसमान की ओर देखता रहा। नहीं, मैं तिरस्कार की भावना से थक गया हूँ। मैं विभिन्न अनादर से थक गया हूँ। मेरी आत्मा इससे घृणा करती है। यह इस तथ्य से घृणा करती है कि मैं आपसे लड़ रहा हूँ। यह एक शेर की एक चींटी से कुश्ती करने जैसा है। मेरे पास हजारों तराजू हैं, हजारों क्षमताएं हैं, जिनमें से कुछ मेरी अपनी समझ से परे हैं। फिर भी मैं शारीरिक शक्ति का उपयोग करता हूँ। मुझे हमेशा अपने विरोधियों का मनोरंजन करना पसंद रहा है, उनसे उस क्षेत्र में लड़ना जहाँ वे सबसे बेहतर हैं। उनके स्तर के किसी व्यक्ति की तरह उनसे लड़ना। मेरी आत्मा को यह सांसारिक लगता है। शायद मैं लड़ाई का सही अर्थ भूल गया हूँ। ज़ेरास ने स्पष्ट नीले आसमान को देखते हुए कहा।
मैं सोना चाहता हूँ और बस सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। इस बेतुकी जिंदगी से दूर हो जाओ। मजबूत बनना, मजबूत विरोधियों से मिलना, उन्हें हराना या उनसे हारना, फिर मजबूत बनना और फिर उनसे फिर से लड़ना। और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी जिंदगी नहीं जी रहा हूँ, हालांकि मैं स्पष्ट रूप से जीवित हूँ। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ज़ेरास ने कहा, क्योंकि उसका कैस भक्षक परिवर्तन धीरे धीरे गायब होने लगा और एक बार फिर अपने मानव रूप में वापस आ गया। ये पहली बार है जब मैं ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात सुन रहा हूँ, और ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि यह पहली बार है जब मैं इतने कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति से मिल रहा हूँ। मुझे उससे ज़्यादा की उम्मीद थी जो मुझे मेरी असली स्थिति बताने के लिए मजबूर कर सके। लेकिन अब तुम अब और योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें अब दूर भेज दूंगा, अरेन ने कहा, और उसने अपने पैर ऊपर उठाए, उन पर लाल रंग की रेखा चमक उठी और फिर वे सर्वनाशकारी शक्ति के साथ ज़ेरास पर गिर पड़े। अध्याय 542। बधाई हो, होस्ट ने एक नए एसएसएस ग्रेड जीन को जगाया है। ज़ेरस के नीचे की ज़मीन हज़ारों दरारों में लिपटी हुई थी जब उसने अपनी थकी हुई आंखों को पैरों की ओर उठाया जो उसकी पूरी दृष्टि को ढक रहे थे। थके हुए ज़ेरस ने उसे रोकने के इरादे से अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन वह किससे मजाक कर रहा था। पैर का वजन उसके वजन से 10 लाख से ज्यादा था और निस्संदेह उसे कुचलकर आधा कर देगा। लेकिन वह बहुत थक गया था, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। उसे सब कुछ निरर्थक लग रहा था, फिर भी वह कुचले जाने के भाग्य को रोकना चाहता था। मेरे साथ यही गलती है, ज़ेरस ने जोर से सोचा। मुझे जीवन का ये निरर्थक तरीका, मजबूत होने का ये चक्र और अंतहीन लड़ाई पसंद नहीं है। लेकिन मैं रुकने की हिम्मत भी नहीं करता क्योंकि मैं डरता हूँ। दुनिया से कुचले जाने का डर। मैं बस ऐसा ही हूँ। मुझे अब उससे लड़ने में कोई मतलब नहीं लगता, लेकिन मैं उसके पैरों से कुचला भी नहीं जाना चाहता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा जीवन है, ज़ेरास ने थके हुए भाव से पैरों को देखते हुए जोर से कहा। पैरों को रोकने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए ज़ेरास ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आधे से ज़्यादा कुचले जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन 5 सेकंड के बाद उसे पता चला कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अरेन के पैर हवा में बिना हिले डुले लटके हुए थे, हालांकि उसके पैरों की उभरी हुई नसें उसकी ताकत दिखा रही थीं। और अपने दूसरे हाथ से ज़ेरास का हाथ उसके सिर की ओर बढ़ा, क्योंकि उसने अपने सिर पर अजीब रूनिक रेखाएं महसूस की। बधाई हो, होस्ट ने एक और एसएसएस ग्रेड जीन को जगाया है। इन्फिनिटी विल जीन। सुनहरा नोटिफिकेशन पैनल दिखाई दिया जब ज़ेरास ने अपने पूरे माथे को ढकने वाले एकवचन बड़े पैमाने पर रूनिक रेखा को महसूस किया। और अचानक ज़ेरास ने अपना बायां हाथ ऊपर की ओर धकेला, जिससे अरेन तुरंत पीछे की ओर उड़ गया और उसके पैर जमीन पर गिर गए, जिससे उस पर 10 मीटर का ब्लैक होल बन गया। क्या? अरेन चौंक कर चिल्लाया, ज़ेरास को देखते हुए जो बिना 1 इंच भी हिले डुले जमीन पर सो गया था। उसने मुझे बिना खड़े हुए ही वापस भेज दिया, बस वह क्या था? अरेन ने चौंक कर पूछा, और अचानक वह तेजी से आगे की ओर भागा। हवा में ऊपर की ओर कूदने से पहले उसने एक शक्तिशाली मुक्का मारा जो ज़ेरा की पूरी दृष्टि को ढकने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन मुझे जवाब पता है, ज़ेरास ने कहा, और उसने एक बार फिर अपने हाथ फैलाए ताकि अरेन का मुक्का रोका जा सके, और अगले ही सेकंड में वह हवा में लटक गया। एक बार मैं वही कर लूँ जिसकी मुझे परवाह है। एक बार मैं अपने कबीले में वापस लौटूं और साबित कर दूं कि मेरा वाकई कोई मूल है। मैं इस अर्थहीन दुनिया को अकेला छोड़ दूंगा, ज़ेरास ने सोचा, जबकि अरेन हवा में लटका हुआ था, एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ था। असंभव। और धीरे धीरे ज़ेरास ने दोनों हाथों को अलग अलग फैलाया और फिर धीरे धीरे उन्हें एक साथ लाया। और तभी क्रैक क्रैक क्रैक, अरेन के शरीर से हड्डी के कुचलने की आवाज़ आए और उसके सभी इंद्रियों से खून की एक बड़ी मात्रा बह गई, जो ज़ेरास के सामने हवा में लटक गई, जिसने धीरे धीरे दोनों हाथों को एक साथ धकेल दिया। मैं एक साधारण जीवन जीऊंगा, इस पागल दुनिया की क्रूर हत्याओं से दूर। मैं एक व्यक्ति से प्यार करूंगा, एक बेटी पैदा करूंगा और एक साधारण नश्वर के रूप में अपना शेष जीवन जीऊंगा। ऐसा जीवन मेरे पूरे जीवन से अधिक अर्थपूर्ण होगा, ज़ेरास ने सोचा जब उसके हाथ आखिरकार एक दूसरे पर आ गए। और फिर धमाका, अरेन के पेस्ट में दबने से एक विनाशकारी विस्फोट हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से कुचलकर मर पाता, उसका आकार फीका पड़ गया और वह गायब हो गया, दायरे से दूर टेलीपोर्ट हो गया। और उसके दूर टेलीपोर्ट हो जाने के बाद पांचवां दबाव इतनी शक्तिशाली उग्रता के साथ उतरा कि इस बार भी क्षेत्र शक्ति का विरोध नहीं कर सका, और क्षेत्र में मौजूद हर अन्य प्रजाति को तुरंत बाहर भेज दिया गया, दबाव से नष्ट कर दिया गया। ज़ेरास को छोड़कर सभी, जिनके सफ़ेद बाल धीरे धीरे उनके चेहरे के चारों ओर लहरा रहे थे, और वे दबाव से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। मेरी इच्छा अनंत है, उसने जोर से सोचा, जैसे ही वह ज़मीन से उठा और आसमान में तैरने लगा, जब तक कि वह बादलों तक नहीं पहुंच गया।
तीव्र हवा को महसूस करने के लिए दोनों हाथों को फैलाते हुए जेरास ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर भी उसकी इच्छा एक समुद्र की तरह फैल गई, अमर क्षेत्र के बहुत अंत तक पहुंच गई, और उसने सच्चाई की खोज की। अब वह क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति था। लगता है मैंने वास्तव में अंतिम बचे रहने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब वापस लौटने का समय आ गया है, जेरास ने फुसफुसाया, क्योंकि उसकी छवि भी अस्तित्व में आने और जाने लगी, इससे पहले कि वह अमर क्षेत्र से पूरी तरह से गायब हो जाए। सफलतापूर्वक उसने पहला टेस्ट पास कर लिया था, लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि टेस्ट में निर्विवाद रूप से शीर्ष पर रहने वाला, और उसकी ताकत उस समय की तुलना में बहुत अधिक स्तर पर पहुंच गई थी जब उसने पहली बार प्रवेश किया था, क्योंकि अब उसने 2 एसएसएस ग्रेड जीन की शक्ति को अनलॉक कर लिया था, जिसे वह अब स्वतंत्र रूप से और अपनी इच्छा से उपयोग कर सकता था। कैस डिवाइडर जीन की तरह एक नया एसएसएस ग्रेड जीन। यह एक नई कहानी की शुरुआत होगी, क्योंकि उसने एक और प्राचीन शक्ति को पकड़ लिया जो किसी भी तरह से उस शक्ति से कमतर थी जिसने उसे ताकामहाग्रा के वास्तव में सर्वोच्च प्राणियों की आंखों में घृणा पैदा की थी। जहां तक इन्फिनिटी विल ग्रेड की उत्पत्ति का सवाल है, वह धीरे धीरे भविष्य में सीखेगा कि जीन का अवतार वास्तव में क्या था। इसके साथ जो शक्ति आती है, और हर शक्ति के साथ वह जिम्मेदारी भी होती है जो उसके पीछे होती है। क्षेत्र खुद कांच में बिखर गया, तुरंत जेरास उससे बाहर निकल गया और गायब हो गया, क्योंकि आकाश में बड़ा भंवर गायब हो गया और पूरी दुनिया ने देखा कि आखिरी व्यक्ति टेलीपोर्टर से नीचे उतरा। एक युवा सफेद बालों वाला आदमी जिसके माथे पर अब एक अजीब रूनिक छवि है। एक साथ रखे गए 2 वृत्तों की एक छवि, अनंत की छवि ही। अध्याय 543, मुसीबत मंडरा रही है। वे सभी बैठे हुए देख रहे थे कि कैसे विभिन्न स्वर्गीय प्रतिभाएं आकाश से नीचे गिर रही थीं। वे जख्मी और घायल दिख रहे थे। जब एंजेलिया के सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति हेड्स एंजेलिया को पोर्टल से नीचे गिराया गया और दोनों घुटनों के बल गिराया गया, तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई थी। उसके होठों से खून टपक रहा था और वह बेहोश होकर घुटनों के बल बैठा था। यहाँ तक कि अन्य प्रथम श्रेणी के कबीले भी अच्छी तरह जानते थे कि उनका कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति एंजेलिया की जाति की सबसे गर्वित रचना के साथ ऐसा नहीं कर सकता था जब तक कि वे एक साथ इकट्ठा न हों। लेकिन उन्होंने देखा कि कैसे विभिन्न शक्तिशाली प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली लोग एक एक करके आकाश से नीचे गिर रहे थे। उनके शरीर विभिन्न कटों और खून से भरे हुए थे। यह एक तीव्र लड़ाई का संकेत था जिसे उन्होंने निस्संदेह हार मान लिया था। और उनमें से प्रत्येक से जब पूछा गया कि कौन जिम्मेदार है, तो वे अपना नाम नहीं बता सके, केवल इतना कहा कि उसके बाल सफ़ेद थे और आंखें नीली थीं। सेना का दिल मुंह में आ गया था जब उसने विभिन्न प्रतिभाओं को बाहर होते देखा और प्रार्थना की कि अगला व्यक्ति जेरास न हो। लेकिन जब तीसरा दबाव आया, जिसमें दिखाया गया कि वे पास हो गए हैं, तो कोलोसल डेवोरर की एक सफ़ेद बालों वाली महिला उसके पास आए और उसने फ्लफी को उसके हाथों में सौंप दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह उस व्यक्ति की ओर से अनुरोध था जिसके बारे में वह बहुत चिंतित थी। और जब उसने पूछा कि वह अभी भी क्या कर रहा है, तो उसे एक सरल उत्तर दिया गया था, उसे अभी भी कुछ काम करने हैं। यही उसने सुना था। और फिर एंजेलिया के रेस विशेषज्ञ एक एक करके बाहर हो गए जब तक कि उनका अंतिम प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बाहर नहीं हो गया। ये पूछने पर कि ऐसा करने के लिए कौन पीछे था, उसने एक उपयुक्त विवरण दिया था कि वह कौन हो सकता है, और सेना को आश्चर्य हुआ कि क्या क्षेत्र में जेरास जैसा कोई हमशक्ल है। लेकिन चौथा दबाव आया जब विभिन्न स्वर्गीय प्रतिभाएं एक ही विवरण देते हुए बाहर हो गईं, फिर भी जेरास अभी भी कहीं नहीं मिला। इसने सेना के दिल को हिलाकर रख दिया था, एक ऐसी असंभवता से जो शायद सच हो। और अब जब दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत ने कहा था कि केवल एक ही व्यक्ति बचा है, तो सभी की निगाहें उस आकृति पर केंद्रित हो गई थीं। और जब उसने पहचाना कि वह कौन है, तो उसका दिल लगभग उसके सीने से बाहर निकल गया था। पहले परीक्षण का निर्विवाद और अंतिम विजेता कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति था जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी कि वह पहले 3 दबावों को मुश्किल से पार कर जाए। भीड़ की निगाहों के नीचे जेरास अपनी सीट पर वापस चला गया, जो कोई और नहीं बल्कि वह जगह थी जहां सेना वर्तमान में फ्लफी के साथ बैठी थी, जो जेरास की ओर अपने छोटे छोटे पंजे फैलाते हुए उसकी बाहों में खुशी से उछल रही थी। रुको, ये प्रतिध्वनि दूर से जेरास के कानों तक आए, जो अपने पैरों में रुक गया, उस दिशा को देखते हुए जहां से आवाज आ रही थी, और पाया कि यह कोई और नहीं बल्कि मंच था, ठीक दिव्य युद्ध संप्रदाय का दूत। और जेरास ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया और अजीबोगरीब कॉल का कारण जानने की कोशिश की। क्या तुम अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो? जेरास ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए ये सवाल पूछा और अगले ही पल वह तुरंत आगे बढ़ा, डायस के सामने आया और दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत के ठीक सामने खड़ा हो गया। इस कार्रवाई ने स्टेडियम में बैठे विभिन्न कबीले के नेताओं को चौंका दिया। वह निडरता से उस क्षेत्र में खड़ा था जहां 3 दिव्य संप्रदाय के दूत खुद खड़े थे। और अगर मैं पूछूं तो वे कौन से अपराध हैं? जेरास ने पूछा, उस विशालकाय टाइटन के सामने खड़े होकर गहरी ठंडी आंखों से। यहां तक कि दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत भी उस युवक की हिम्मत देखकर चौंक गए जो सीधे उसके सामने खड़ा था और उसके ही शब्दों को दोहराने की हिम्मत कर रहा था। तुम ही हो जिसने साम्राज्य में एक साथ ही प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला है न? दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत ने अनादर को अनदेखा करते हुए कहा। ओह,
वह मर गया। जेरास ने अज्ञानता का दिखावा करते हुए पूछा, लेकिन साथ ही बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हाँ, उसने किया, और ये तुम्हारा सिर्फ एक अपराध है, उसने कहा, और जेरास मुस्कुराया। लेकिन अगर मुझे ठीक से याद है तो तुमने यहाँ बैठे विभिन्न संप्रदायों के दूतों और कबीले के नेताओं की स्वीकृति के तहत कहा था कि हमें खुद को सीमित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ये सुनिश्चित कर सकते हो कि तुम किसी को भी उस क्षेत्र से बाहर भेज दोगे जब उन पर हमला होगा जिससे उनकी मौत हो सकती है। मैंने कई प्रतिभाशाली लोगों से लड़ाई की है जो मुझे लगता है कि सभी जीवित हैं। तो वह कैसे मर गया? ऐसा लगता है कि आप विचलित थे और समय पर उसे बचाने में विफल रहे, जेरास ने कहा, जब कबीले के बुजुर्गों ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए युद्ध संप्रदाय के दूत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा जेरास ने कहा था। दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत वास्तव में विचलित थे, केवल अंतिम क्षण में जल्दी से ध्यान दिया। अगर वह वास्तव में केंद्रित होते तो प्रतिभाशाली व्यक्ति मर नहीं जाता। या ये हो सकता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं आपकी चौकस आंखों के सामने उसे मारने में सक्षम था। ये दर्शाता है, पूरे सम्मान के साथ, कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। ऐसे मामले में मुझे वास्तव में नहीं लगता कि आपका ध्यान भटकाना भी मेरी गलती है ना? जब तक कि आप यह न कहें कि यह मेरी गलती है, कोई भी आपके शब्दों का खंडन नहीं कर सकता। कम से कम मेरा तुच्छ तृतीय श्रेणी का कबीला तो नहीं कर सकता। जेरस ने जवाब दिया, जबकि दिव्य युद्ध संप्रदाय वहां अवाक खड़ा था। वह अपने दोष के साथ आगे बढ़ सकता था, लेकिन जैसा कि जेरस ने कहा, क्या वह उसका खंडन कर सकता है? वह एक अमर क्षेत्र विशेषज्ञ था और एक तुच्छ तृतीय श्रेणी के कबीले के खिलाफ फिर वह आसानी से उन्हें अस्तित्व से मिटा सकता था। ये क्रूर और बर्बर प्रभुत्व का कार्य होगा जिस पर अन्य कबीले निस्संदेह भौहें सिकोड़ेंगे और निस्संदेह उस पर तिरस्कार भरी नजर डालेंगे। इसके अलावा ये वास्तव में उसकी गलती थी कि युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति मर गया। अगर उसने पहले से ही युद्ध पर पूरा ध्यान दिया होता तो वह मर नहीं सकता था, लेकिन वह अन्य दूतों द्वारा विचलित हो गया था जिससे वह चूक गया। और अब वह हत्यारे को दोष देने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह वही था जिसने उसे बिना किसी डर के पूरी ताकत से लड़ने के लिए कहा था। ये कैसे उचित था? तो उन विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों के बारे में क्या जिन्हें आपने बिना किसी दया के क्रूरतापूर्वक नुकसान पहुंचाया है? आप इसे कैसे समझाएंगे? दिव्य ईथर संप्रदाय के दूत ही थे जिन्होंने इस बार प्रश्न पूछा था। अध्याय 544, दृढ़ रुख अपनाना। धीरे धीरे दिव्य ईथर संप्रदाय की ओर अपना ध्यान मोड़ते हुए जेरस ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आप फिर से आ सकते हैं? जेरस ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैंने पूछा, उन लोगों के बारे में क्या जिन्हें आपने बुरी तरह घायल कर दिया? एक को भय के भालों से कीलों से मारा गया था जो उसके माथे, छाती और दोनों कंधों में गड़ गए थे। दूसरे का नितंब कटी हुई मांस की एक पोखर में बदल गया था, और एक उच्च जाति का प्रतिभाशाली व्यक्ति छाती और पेट में छेद करके घुटनों के बल पर आ गया था। और एक अन्य की तीसरी आंख नष्ट हो गई थी, जिससे उसकी आधी साधना लगभग समाप्त हो गई थी। आप इन आपराधिक कृत्यों को कैसे समझाना चाहते हैं, या आप कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार नहीं हैं? दिव्य ईथर संप्रदाय। बेशक आखिरकार मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, जेरस ने उत्तर दिया, जिससे विभिन्न संप्रदाय के नेताओं की आंखें सिकुड़ गईं। वे आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि युवक ने जो किया उसके लिए उसे बिल्कुल भी खेद नहीं था और उसे इस बात पर गर्व भी था कि उसने ऐसा किया। इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हुए कि जिन लोगों को मैंने गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है उन्हें टेलीपोर्ट किया जा सकता था, अगर दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत को ऐसा लगता कि यह एक आपराधिक कृत्य होगा। तो उन लोगों का क्या जो टूर्नामेंट में अपंग हो गए? वे लोग जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से अधिक समय तक अपने जीवन का काम किया था एक महान दिव्य जाति की प्रतिभा द्वारा, एक बड़े अच्छे के नाम पर। या आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी साधना को अपंग होने देना पसंद करेंगे बजाय इसके कि आपकी पीठ पर तमाचा मारा जाए या आप घायल हो जाएं? जेरास ने पूछा, जबकि दिव्य संप्रदाय के दूत ने उसे चौंक कर देखा। आप मुझे मेरे आपराधिक कृत्य के लिए दंडित करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार की सजा दी जानी चाहिए जिसने विभिन्न प्रतिभाओं को अपंग किया, यहाँ तक कि उन लोगों से भी अधिक जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया है? उसे बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या तुमने केवल उन लोगों को देखा जिन्हें मैंने बहुत नुकसान पहुंचाया और उन लोगों को नहीं जो अपंग हो गए? क्यों? क्या तुम सब उस जाति से डरते हो जिससे वह आता है? जेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा। यदि तुम इस तथ्य को अनदेखा करने को तैयार हो कि कुछ प्रतिभाशाली लोग किसी भी कारण से अपंग हो गए, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस तथ्य को भी अनदेखा करना चाहिए कि कुछ लोगों को थप्पड़ मारे गए। आखिरकार तुम थप्पड़ मारना बंद कर सकते थे, लेकिन तुमने इसे जारी रहने दिया। एक बार फिर ऐसा लगता है कि यह तुम्हारी गलती है, जेरास ने जवाब दिया, आसानी से उस आपराधिक कृत्य को विफल करते हुए जिसे वे कहते हैं कि उसने किया था। तो क्या ये मेरे सारे अपराध हैं? हाँ,
इस बार यह 1000 परिवर्तन संप्रदाय की महिला दूत थी जिसने जवाब दिया जब ज़ेरास ने तीनों संप्रदायों को आधा प्रणाम किया। तो मैं केवल आपकी उदारता के लिए धन्यवाद कह सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इस आधी सदी की परीक्षा पूरी न होने का कारण नहीं हूँ, ज़ेरास ने कहा, और अगले ही सेकंड में वह किनारे की ओर चला गया और वापस उस क्षेत्र में उतर गया जहाँ सेना था। म्याओ, उसके आने पर फ्लफी उसकी बाहों पर कूद गया। रोएदार त्वचा ने ज़ेरास का ध्यान अभी अभी हुई चर्चा से हटा दिया और उसके गर्म खून को ठंडा करने में उसकी मदद की। पहली प्रतियोगिता पूरी हो चुकी है। कुल 906 प्रतिभाओं में से सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले विभिन्न प्रतिभाओं की संख्या कुल 300 है। 10,000 परिवर्तन संप्रदाय की महिला दूत ने घोषणा की, जिससे विभिन्न कबीले के नेता अचंभित रह गए। जो असफल हो गए हैं वे टूर्नामेंट चरण के पीछे जा सकते हैं या बस छोड़ सकते हैं, और जो परीक्षा पास कर चुके हैं वे आगे की सीटों पर जा सकते हैं। शुक्रिया, उसने कहा, और जो सीटें पहले आगे बैठी थीं वे पीछे की ओर खिसकने लगीं, और सेना उठकर टूर्नामेंट स्टेज के सामने चली गई और तीसरी पंक्ति में पहुंचने के बाद उन्होंने खाली सीट ले ली जबकि ज़ेरास उनके बगल में बैठ गए। आप वाकई पास हो गए, सेना ने कहा, क्योंकि उनका दिल, जो लगभग उनकी छाती से बाहर निकल गया था, आखिरकार शांत हो गया और वह आखिरकार ज़ेरास से बातचीत करने में सक्षम हो गईं। मैंने तुमसे कहा था, ज़ेरास ने बिना किसी बदलाव के कहा, जबकि उसने फ्लफी के जबड़े को रगड़ा। उसने कुछ ही घंटों पहले अपने सबसे अच्छे साथी को खो दिया था। इसके बारे में सोचना ही उसे अभी भी डराता है। वह कोलोसल डेवोरर लड़की मुझे फ्लफी देने आए और कहा कि आपको अभी भी कुछ व्यावसायिक काम करने हैं। क्या वे चीज़ें विभिन्न प्रतिभाओं के नितंबों पर थप्पड़ मार रही थीं और कुछ परेशानी भी पैदा कर रही थीं? सेना ने पूछा, जबकि ज़ेरास मुस्कुराया। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, उसने बिना ज्यादा परवाह किए जवाब दिया। आप जानते हैं कि यह जितना हुआ उससे ज्यादा गलत हो सकता था। अगर आप उन 3 दूतों के गुस्से को जगाने में सक्षम होते तो आप बच नहीं पाते, सेना ने कहा। उसकी आवाज़ 3 दूतों के बारे में बात करते समय सावधानी और डर से भरी हुई थी। शायद, लेकिन अंत में सब ठीक हो गया। तो मुझे लगता है हम सब ठीक हैं, है न? मुझे लगता है कि जब मैं अपनी छोटी सी व्यावसायिक यात्रा पर गया था तो कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, ज़ेरास ने सेना की ओर आंख मारते हुए कहा, जिसने अपनी आंखें घुमाईं। बस वादा करो कि तुम टूर्नामेंट के अंत तक ज्यादा परेशानी नहीं पैदा करोगे, सेना ने कहा, और ज़ेरास ने बस एक आश्वस्त मुस्कान दी और चुप हो गया। मिशन अभी भी सक्रिय था और उसे अभी भी पूरे परीक्षण अवधि के दौरान नंबर पर बने रहना होगा। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा कैसे करना होगा, लेकिन निश्चित रूप से परेशानी नोट से बाहर नहीं थी। इसलिए वह वास्तव में इसके बारे में कोई वादा नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं है कि अगर उसने वादा तोड़ा होता तो कोई फर्क पड़ता, लेकिन कोई वादा न करना ही बेहतर होता। मुझे पता है कि उस मुस्कान का क्या मतलब है, सेना ने जवाब दिया जब ज़ेरास ने अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ा। और इसका क्या मतलब है? ज़ेरास ने उत्सुकता से पूछा, हालांकि वह पहले से ही जानता था कि जवाब क्या होगा। तुमने मुझसे वादा किया था, सेना ने कहा जब ज़ेरास ने कुछ देर के लिए चुपचाप उसकी ओर देखा, इससे पहले कि सेना ने अपनी नज़र ज़मीन पर घुमाई। धन्यवाद। अध्याय 545, आत्मा की परीक्षा। अब आपके पास 2 अन्य परीक्षाएं पास करने का 70% मौका है। यदि आप पहली परीक्षा पास कर सकते हैं और उसमें भी सफल हो सकते हैं, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप शेष 2 परीक्षाएं पास कर पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अति आत्मविश्वास को अपने दिमाग में हावी न होने दें, ठीक है? ज़ेरास के सिर हिलाने पर सेना ने कहा, अति आत्मविश्वास वास्तव में अधिकांश प्रतिभाओं को मार डालता है, लेकिन उसे नहीं। इसके पूरा होने के बाद आइए इस आयोजन की दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के दूत ने घोषणा की, क्योंकि सभी शेष प्रतिभाओं ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखने लगे। पहली परीक्षा शरीर की परीक्षा थी और आप में से काफी लोग इसे पास करने में सक्षम थे, कुछ तो तीसरे दबाव के निशान को भी पार करने में सक्षम थे, जो 5वें दबाव तक चला। यह एक अच्छा परिणाम है, उसने प्रशंसा की। उसकी आंखें कुछ प्रतिभाओं को देख रही थीं जो तीसरे दबाव को पार करने में सक्षम थे। एक क्षण के लिए उसकी आंखें ज़ेरास पर हल्की सी चमक उठीं, जिसने परीक्षा में पूरी तरह से सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उसने उसे जो करते देखा उससे वह काफी हैरान हो गई। वह वास्तव में अपनी बिल्ली के जबड़े को रगड़ रहा था, और फिर भी इतने ध्यान से। आखिर वह किस तरह का प्राणी है, उसने मन ही मन सोचा। एक औसत तीसरी श्रेणी के कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो धीरे धीरे मर रहा है। वे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को कैसे पैदा कर सकते हैं? इसके अलावा वह अपनी जाति के बुजुर्ग जैसा भी नहीं दिखता, उसने सोचा, सेना और ज़ेरास के बीच अंतर को देखते हुए। सेना एक जियारन होने के नाते हल्के हरे रंग की त्वचा और 6 आंखें रखता था, भले ही वर्तमान में केवल 2 खुली हुई थीं। यह ज़ेरास से एकदम अलग था, जो गोरी त्वचा वाला था और जिसकी केवल 2 आंखें थीं। ये बहुत बड़ा अंतर था, जिसका अर्थ है कि संभवतः ज़ेरास उनकी जाति से नहीं था, या यह उनकी जाति की एक बहुत ही अजीब विसंगति हो सकती है।
आखिरकार ये वाकई अजीबोगरीब मामले थे। अगर किसी जाति के कुछ लोग किसी भी तरह से उस जाति की तरह नहीं दिखते जिसमें वे पैदा हुए थे, फिर भी ये बहुत ही दुर्लभ बात थी जो शायद ही कभी होती है। लेकिन अगर वह युवक वास्तव में जियारन जाति से नहीं था तो उसकी उत्पत्ति एक रहस्य होगी जिसने उसकी रुचि को जगाने में कामयाबी हासिल की होगी। दूसरा परीक्षण एक साधक के पहलू के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण गुणों पर ध्यान केंद्रित करने वाला परीक्षण होगा, और वह कोई और नहीं बल्कि आत्मा होगी। जिस तरह से इसका परीक्षण किया जाएगा वह बहुत सीधा होगा, इसलिए कृपया ध्यान से सुने, उसने कहा जब जेरास ने आखिरकार अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। ये पहले की तरह ही एक अमर क्षेत्र में होगा, लेकिन यह एक अमर क्षेत्र होगा जो आत्मा को लक्षित करता है। क्षेत्र में प्रवेश करने पर आपको अपनी आत्मा में उस चीज का सामना करना पड़ेगा जिससे आप सबसे अधिक डरते हैं, उसने कहा जब जेरास ने अपना पूरा ध्यान उसकी ओर लगाया। आप अपने सबसे बड़े डर का सामना करेंगे और आपको बस इतना करना है कि उससे पहले 5 मिनट तक टिके रहना है, उसने कहा, जबकि सभी प्रतिभाशाली लोगों की भौहें सिकुड़ रही थीं। आसान लगता है न? बस 5 मिनट तक अपने डर के सामने खड़े रहो। बस एक बार ऐसा करने के बाद आप सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर लेंगे, उसने कहा, जबकि स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। ये सभी में सबसे आसान परीक्षा लग रही थी। बेशक हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा था जिससे वे डरते थे, लेकिन निस्संदेह वे सभी कम से कम 5 मिनट तक उसके सामने खड़े रह पाएंगे। परीक्षा आसान लग रही थी। सच में ये बहुत आसान है, जेरास ने खुद से कहा जब उसने भौहें सिकुड़ते हुए उसकी ओर देखा। ऐसा कहने के बाद परीक्षा देने से पहले आपको एक बात जाननी चाहिए, और वह ये है कि जितना अधिक आप डरेंगे, आपका डर 5 मिनट की समय सीमा उतनी ही लंबी होगी। तो आप में से कुछ के लिए 5 मिनट की समय सीमा पूरे सप्ताह तक बढ़ सकती है, जबकि आप में से कुछ के लिए 5 मिनट 30 सेकंड की तरह दिखेंगे। दूसरे शब्दों में, आप में से हर किसी के लिए आपकी समय सीमा अलग अलग है, लेकिन बाहरी दुनिया में आपकी समय सीमा अभी भी 5 मिनट है, और एक बार जब बाहरी दुनिया में आपके 5 मिनट बीत जाते हैं तो आप दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमें आप में से कुछ के लिए पूरे एक हफ्ते तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वास्तविक जीवन की समय सीमा नहीं बदलती है, और साथ ही आपके डर की आपकी हरकतें हमारे द्वारा समझी नहीं जा सकती हैं। आप में से कुछ पर आपके डर का हमला हो सकता है, आप में से कुछ का उपहास किया जा सकता है, आप में से कुछ इससे भ्रष्ट हो सकते हैं। यह आपके साथ कुछ भी कर सकता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है इसका हमला होना। चाहे वह कुछ भी करे, उसके खिलाफ 5 मिनट तक टिके रहो। कुछ ऐसा जो आपको करने में सक्षम होना चाहिए यदि आप समय बीतने के साथ इसके प्रति अपने डर को कम करते हैं। ऐसा कहा जाता है ये परीक्षण का सबसे आसान हो सकता है, लेकिन यह आप में से कुछ लोगों के लिए सबसे भयावह भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने डर के खिलाफ 5 मिनट भी नहीं टिक सकते तो आप तीनों संप्रदायों में से किसी में भी प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, उसने एक उदासीन भाव के साथ निर्दयता से कहा, और ये परीक्षण कुछ ऐसा था जिसने जेरा की जिज्ञासा को बहुत बढ़ा दिया। आखिर मैं किससे डरता हूँ? जेरास ने भौहें सिकोड़ते हुए खुद से पूछा, और जब उसने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिससे जेरास कह सके कि वह डरता है। वह निचले क्षेत्र से आया था, और अगर कोई चीज़ या कोई व्यक्ति है जिससे वह डरता है तो वह वहीं से आएगा। लेकिन वह अब इतना मजबूत था, इतना मजबूत कि वह निचले क्षेत्रों में किसी पर भी कदम रख सकता था जिससे वह पहले कभी डरता था। तो अब जेरास को वास्तव में क्या डरा सकता था? ये सिस्टम कुछ ऐसा था जो हमेशा उसे कुछ समय तक परेशान करता रहा था, लेकिन जेरास द्वारा इसे सफलतापूर्वक आत्मा के दायरे में फंसाने के बाद, और भले ही यह भाग गया था, फिर भी उसे अब इससे डर नहीं लगता था, क्योंकि अब उसे पता था कि यह सिस्टम वास्तव में सर्वोच्च नहीं है। तो आखिर उसे किस बात का डर है? ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह उत्सुक था। अब जब आप इसे समझ गए हैं तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। अध्याय 546, जेरा का सबसे बड़ा डर। उसने तुरंत ही ऐसा कहा। उसने अचानक अपने हाथ आगे फैलाए, और अगले ही पल उसके हाथों से छिटपुट प्रकाश की किरणें निकलने लगी, क्योंकि सैकड़ों टेलीपोर्टर आकाश में दिखाई दिए। प्रत्येक प्रतिभागी के सिर पर उतरा। कुल 300 टेलीपोर्टर थे। आपको परीक्षण शुरू करने के लिए केवल टेलीपोर्टर में प्रवेश करने की आवश्यकता है। 5 मिनट से पहले बाहर निकलने का मतलब स्वचालित रूप से हारना होगा, उसने याद दिलाया, क्योंकि विभिन्न प्रतिभागी धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगे और उनमें से प्रत्येक खंडहर में प्रवेश कर गया। सेना को फ्लफी देते हुए छोटी बिल्ली ने जोर से विरोध किया, लेकिन उसके द्वारा अच्छी तरह से जबड़े को रगड़ने के बाद जल्द ही शांत हो गई, क्योंकि जेरास सेना की ओर मुड़ा, जिसने उसे आश्वस्त करने वाला सिर हिलाया। और अगले ही सेकंड में जेरास भी ऊपर की ओर तैरने लगा। उसका आकार तेजी से पोर्टल में गायब हो गया। मुझे आश्चर्य है कि उसके डर क्या हैं, सेना ने अपने होठों के नीचे बड़बड़ाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अकेली नहीं थी जिसका ध्यान इस बात से आकर्षित हुआ था। खिंचाव तेज था, क्योंकि जेरास को लगा कि एक अजीब सी लहर उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर रही है और कुछ खोज रही है। ये भावना कुछ देर तक जारी रही। जेरास को लगा कि यह असामान्य है, लेकिन ये जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से गायब हो गई, और उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं।
उसकी अपेक्षा के विपरीत उसने वास्तव में खुद को एक बड़े सुनहरे सिंहासन कक्ष के सामने खड़ा पाया, जिस पर कई शक्तिशाली रून अंकित थे जो बहुरंगी रोशनी को तरंगित कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक प्राचीन आभा को प्रकट कर रहा था जिसे वह समझ भी नहीं पाया था। अभी वह सुनहरे सिंहासन कक्ष के केंद्र में खड़ा था और उससे कुछ दूरी पर सुनहरे सीढ़ियों की कुछ उड़ानें थीं जो सीधे सिंहासन तक फैली हुई थीं जहां एक आकृति बैठी हो सकती थी। स्वागत है मेरे हीन स्व, आकृति ने जोर से पुकारा और जेरास ने एक भान उठाए, भले ही उसकी अभिव्यक्ति पहले से कहीं ज्यादा मृत हो सकती थी। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका अपना स्व था, खुद की हूबहू प्रतिकृति। लेकिन वह स्व भी उससे अलग था क्योंकि उसके बाल और आंखें नीली नहीं बल्कि सुनहरे रंग की थीं और वह उससे लगभग एक सिर लंबा था। उसके सिर पर एक छोटा सा सुनहरा मुकुट था। उसका एक पैर दूसरे पर रखा हुआ था जबकि उसके हाथ उसकी ठोड़ी पर टिके हुए थे। वह उत्सुक भाव से उसे देख रहा था। लेकिन एक नज़र और जेरास ने अपनी नज़रें उससे हटा लीं और कमरे की उस तरफ चला गया जहां कुछ तस्वीरें टंगी हुई थीं, ऐसी तस्वीरें जिसने उसकी दिलचस्पी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। उन तस्वीरों पर कई चीज़ें थीं जिन्हें देखते ही उसकी आंखें चौंक जाती थीं, लेकिन जल्द ही यह चौंकना शांत हो गया क्योंकि जेरास ने खूबसूरती से मुस्कुराया। तुम मेरे भविष्य के स्व हो, उसने तस्वीरों पर विभिन्न छवियों के आधार पर कहा। हाँ, तुम्हारा भविष्य का स्व जिसने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो तुम कभी चाहते थे। उसने अपनी उत्पत्ति के बारे में पता लगा लिया है। वह ताकामहाग्रा का अब तक का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया है। ताकामहाग्रा में मौजूद हर प्राणी उसकी पूजा करता है। अपने हाथों की एक लहर से वह एक पूरे नए ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है और एक इच्छाशक्ति से वह ब्रह्मांड का तत्काल विनाश कर सकता है, जेरस ने कहा और उसके चेहरे पर एक हास्यास्पद मुस्कान उभरी। मैं कभी राजा नहीं बनना चाहता, नहीं मैं खुद को कभी राजा के रूप में देखता हूँ। नहीं, मैं एक ब्रह्मांड बनाने में सक्षम होना चाहता हूं और साथ ही उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति भी रखना चाहता हूं। मैं बस अपना मूल खोजना चाहता हूं, जेरस ने एक छवि को नीचे गिराते हुए कहा। एक ऐसी छवि जिसमें कुल 3 आकृतियां देखी जा सकती थीं। पहली 2 आकृतियां बहुत धुंधली थीं, उनकी आकृति या रूप अगोचर था, लेकिन तीसरी कोई और नहीं बल्कि वह थी, लेकिन अभी वह नहीं थी। ये सुनहरे बालों वाला वह था जो सिंहासन पर बैठा था। ये पूरी तरह से ठीक है कि आप खुद को ऐसा महसूस नहीं करते हैं। जेरस ने छवि को नीचे रखा और उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। क्या आपको सच में लगता है कि यह ठीक है? उसने पूछा, जबकि सुनहरे बालों वाला जेरास उसके कानों में मुस्कुराया। हाँ, आखिरकार तुम कभी भी मेरी तरह नहीं बन पाओगे, उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, जबकि जेरास हंसा और धीरे धीरे वह उससे बस एक कदम दूर आ गया। तुम एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत आश्वस्त लग रहे थे जिसका अस्तित्व अभी के मेरे से पैदा हुआ था। साधना पथ पर मेरी कड़ी मेहनत और पीड़ा ने तुम्हें बनाया है, और मेरे बिना तुम हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहोगे, जेरास ने घोषणा की। जब सुनहरे बालों वाला जेरास अपने सिंहासन से उठा, जो जेरास से एक पूरे सिर से ऊंचा था। तुम क्यों सोचते हो कि मैं अभी यहाँ हूँ, हीन? सुनहरे बालों वाले जेरास ने पूछा और जेरास ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा डर हूँ, उसने कहा और जेरास ने नाक सिकोड़ी। सहमत हो या न हो, मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है जो तुम चाहते हो। यदि तुम मेरे जैसे नहीं बनोगे तो तुम ही कुछ नहीं होगे, सुनहरे बालों वाले जेरास ने उसके कानों में फुसफुसाया। और सच तो यह है कि जैसा मैंने कहा, तुम कभी मेरे जैसे नहीं बन पाओगे, उसने कहा और जेरास ने मुस्कुराने से पहले अपनी भौहें सिकोड़ी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम मर गए, उसने हाथ उठाते हुए कहा। ताली, 2 उंगलियों के एक दूसरे पर टैप करने की आवाज गूंजी और सुनहरा महल तुरंत गायब हो गया और वे दोनों सिंहासन कक्ष से गायब हो गए। क्या बकवास है? 1000 परिवर्तन संप्रदाय के दूत जो डोमेन की ओर निकल पड़े थे, अचानक चौंककर चिल्ला उठे, जबकि अन्य 2 दूतों ने उनकी ओर भौहें चढ़ाकर देखा। और फिर क्या गड़बड़ है, नारेल? दिव्य ईथर संप्रदाय के दूत ने पुकारा। जैसे ही नारेल ने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाई, उसका सदमा अभी भी कम नहीं हुआ था। उनमें से एक अब मेरे डोमेन के नियंत्रण में नहीं है, नारेल ने जोर से कहा, जबकि दिव्य ईथर संप्रदाय और दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूतों की आंखें सदमे में चमक उठीं। यह असंभव है, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? आवाज खाली शून्य के अंधेरे में गूंजी जो दूर की आकाशगंगाओं और सितारों से आने वाली रोशनी से जगमगा रही थी। उस समय रेखा पर जहां तुम मरी थीं। अध्याय 547, जेरा की सच्ची मृत्यु। शून्य बिल्कुल शांत था क्योंकि जेरास ने भौहें सिकोड़कर उस क्षेत्र को देखा। ये चिंता का विषय होना चाहिए था कि भविष्य का स्वयं उसे उसकी कथित भविष्य की मृत्यु की समय सीमाओं तक कैसे ले जा सकता है। ये कुछ असंभव जैसा लग रहा था, लेकिन चूंकि वह इस तथ्य से भी अवगत था कि उसके बगल में मौजूद व्यक्ति भी भविष्य की समय रेखा से आया था। तो मैं यहाँ कहाँ हूँ? उसने भौहें उठाकर पूछा, जबकि सुनहरे बालों वाला जेरास उसकी ओर देख रहा था। जल्द ही, उसने कहा और 40 सेकंड से भी कम समय बाद जेरास को अचानक हवा के खाली शून्य से एक आकृति का भौतिकीकरण महसूस हुआ, एक आकृति जिसके सफेद बाल और आकाशीय नीली आंखें थीं।
क्या यह मैं नहीं हूँ? जेरास ने पूछा, जब उसने आकृति को देखा और पाया कि यह अभी के उसके जैसा ही था। लेकिन उसके बारे में कुछ अलग था। उसके वस्त्र लाल रंग के थे और उसकी पीठ के पीछे लगभग 10 भाले थे, जो अजीब सुनहरी ऊर्जा से चमक रहे थे और जिनके सिर अभी उसकी छाती से बाहर निकल रहे थे। शून्य से बाहर निकलते ही जेरास ने अस्थिर आंखों से चारों ओर देखा। उसकी आंखें भय और पछतावे से भरी हुई थीं और वह उस शून्य को देखता रहा जहां से वह आया था, क्योंकि वह तुरंत शून्य में प्रवेश करने और जल्दी से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड में एक पपड़ीदार हाथ उसके सिर से बाहर निकल आया, उसकी गर्दन को पकड़ लिया, जबकि जेरास ने उस आकृति के हाथों के खिलाफ बेतहाशा संघर्ष किया जो बिल्कुल भी कारगर नहीं थे। और तब वह अंततः पूरी तरह से बाहर निकल आया और वहां एक भी व्यक्ति नहीं था। एक पल में वह शून्य जिसमें जेरास था हजारों अजीब विदेशी जातियों से भर गया। वे सुनहरे पपड़ीदार चट्टानों से बने हुए लग रहे थे और उन सभी के पास अजीबोगरीब 4 हाथ थे। उनमें से प्रत्येक में एक दूसरे से कोई अंतर नहीं था और उन सभी के हाथों में भाले थे। वही भाला जो इस समय जेरास की पीठ को चीरता हुआ उसकी छाती से बाहर निकल रहा था। इस दृश्य के बावजूद जेरास के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि उसकी गर्दन में उसे पकड़े हुए आकृति ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, जिससे उसकी आंखें बाहर निकल आईं और फिर उसे अंतरिक्ष के खाली स्थान पर फेंक दिया गया, जहां उसने भारी मात्रा में लाल रक्त बाहर निकाला। लेकिन उसका चेहरा तब पूरी तरह बदल गया जब एक आकृति ने अचानक जेरास की ओर अपने शरीर के कुछ अंग फेंके। कमीने! जेरास ने गुस्से में दहाड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन सुनहरे बालों वाले जेरास ने तुरंत उसका कंधा पकड़ लिया और अपना सिर हिलाया। समयरेखा में हस्तक्षेप मत करो, अन्यथा तुम में से कोई भी उस तक पहुंचने के लिए जीवित नहीं बचेगा। बस देखो, उसने कहा, मानो जेरास को याद दिला रहा हो कि वे यहाँ पहले क्यों आए थे। बस देखने के लिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठे जेरास से क्रोध की गर्जना गूंजी। उसने शरीर के अंगों को अपने हाथों में पकड़ लिया। वे कोई और नहीं बल्कि शरीर के 3 अंग थे। उनमें से एक भयानक बाघ जैसे प्राणी का सिर था जिसे बुरी तरह से कुचल दिया गया था और उसके सभी नुकीले दांत टूट गए थे, जिससे बैंगनी रंग का खून टपक रहा था, जबकि दूसरा एक स्त्री के सिर वाली आकृति थी जिसके लंबे सफेद बाल थे। एक आकृति जिसे जेरास पहचानता है। जेरास के हाथों में कीलें ठोंकी गई थीं। उसने दोनों सिरों को कसकर अपने से चिपका लिया था और जल्द ही वह क्रोध एक जंगली क्रोध में बदल गया, क्योंकि जेरास ने दौड़ में से एक पर हमला किया। लेकिन अगले ही सेकंड में सैकड़ों भाले हर दिशा से उसके शरीर के हर हिस्से से निकल गए और वह खून खांसने लगा। फिर भी उसने बलपूर्वक एक और कदम आगे बढ़ाया। शून्य फट गया क्योंकि एक और भाला हिंसक रूप से फेंका गया, उसके मांस को चीरता हुआ। भारी मात्रा में खून बह रहा था क्योंकि जेरास वहीं लटका हुआ था जहां वह खड़ा था। और एक बार फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अंत में उसके सामने खड़े व्यक्ति के हाथ में एक बहुत बड़ा भाला दिखाई दिया और उसने उसे सीधे जेरास के सिर में घोंप दिया। पोची! भाले को माथे से हटाते हुए उसके माथे से खून की धार फूट पड़ी, जैसे जेरास कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। और फिर धमाका! धमाका! आवाज ऐसी थी मानो पूरी दुनिया एक साथ टकरा रही हो, क्योंकि उस प्राणी ने जेरा के सिर पर सैकड़ों बार अपने पैर पटके, जब तक कि उसकी खोपड़ी और मस्तिष्क के पदार्थ टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए और जेरास को लगा कि जमीन पर जेरा के शरीर से जीवन खत्म हो रहा है। लेकिन वह मर गया। उसके हाथ जमीन पर पड़े 2 सिरों की ओर बढ़े हुए थे जो स्पष्ट रूप से कटे हुए थे। और एक बार जब वह मर गया तो 4 भुजाओं वाला वह मानव जैसा व्यक्ति झुका और कुचले हुए सिर से बहते हुए कुछ खून को ऊपर उठाया और फिर उठ खड़ा हुआ। दुष्ट विसंगति! और वह जो दिल के सबसे करीब है और जो उसकी मौत का बदला लेने की कोशिश कर सकता है, सभी ब्रह्मांड से मिट गए हैं। हमारा मिशन पूरा हो गया है, आकृति ने गरिमापूर्ण आवाज में कहा। जैसे ही वह धीरे धीरे आकाश में उड़ गया, उसके पीछे अन्य सैकड़ों आकृतियां भी थीं। जैसे ही शून्य में सन्नाटा छा गया, पूरा शून्य शांत रहा। जब जेरास और सुनहरे बालों वाली जेरा ने उसकी लाश को देखा, अज्ञात समय तक, जब तक कि एक तारा आखिरकार तीनों शरीरों के पास से नहीं गुजरा, उसकी शक्ति ने उन्हें राख में बदल दिया। आखिरकार जेरा के बचे हुए हर अवशेष को मिटा दिया। हमें ये सब देखते हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आपकी वास्तविक समय रेखा में 1 घंटे से ज्यादा। चलो अब वापस लौटते हैं। सुनहरे बालों वाले जेरा ने भावहीन आंखों से जेरा के कंधे पर हाथ रखा और फिर उसने एक बार फिर अपने हाथों को आपस में ताली बजाई, क्योंकि वे दोनों तुरंत समय रेखा से गायब हो गए। अपनी आंखें खोलते हुए जेरास ने खुद को सिंहासन कक्ष के सामने खड़ा पाया। सुनहरे बालों वाला जेरास उसे एक जिज्ञासु भाव से देख रहा था। अपनी मौत के बारे में तुम्हें क्या कहना है? सुनहरे बालों वाले जेरास ने कहा, जबकि जेरास चुप रहा, भले ही उसकी बंद मुट्ठी पूरी तरह से कुछ संकेत दे रही थी। तुम्हारे पीठ में उनके तीरों ने छुरा घोंपा था, जिसका मतलब था कि तुम युद्ध के दृश्य से भाग गए थे, और जो तुम्हारी कायरता को झेल रहे थे वे केवल 2 लोग थे, एक बिल्ली और एक लड़की। मुझे बताओ, ये कितना दयनीय है कि तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा बदला लेने वाले केवल 2 लोग ही होंगे। अध्याय 548। मुझे तुमसे डर लगता है। सुनहरे बालों वाले जेरस की मुस्कुराहट और तिरस्कार भरी निगाहें दिन की तरह चमक रही थीं,
जब उसने जेरस को देखा, जिसने पहले दोनों हाथों को एक साथ जोड़ रखा था, उसकी मुट्ठियां, जो कसकर बंद थीं, अचानक ढीली पड़ गईं, उन पर पहले उभरी हुई नसें साफ हो गईं। और एक बार फिर जेरस ने अपनी आंखें खोली, एक मुस्कान उसके कानों तक फैल गई। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, जेरस ने अचानक कहा, जैसे ही सुनहरे बालों वाले जेरस ने एक भान उठाए। क्या बात है, क्या मैं सिर्फ एक बार मरता हूँ? जेरस ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ पूछा, जबकि सुनहरे बालों वाले जेरस की सुनहरी आंखें सदमे में चमक उठीं। एक बार से तुम्हारा क्या मतलब है? मृत्यु अंतिम है, सुनहरे बालों वाला जेरास ने कहा। जैसे ही जेरास तुरंत आगे बढ़ा और उसके ठीक सामने आ गया, उसके हाथ थपथपाए, उसके सामने की जगह फट गई क्योंकि जेरास का हाथ उसके चेहरे पर था और फिर बूम बूम बूम, पूरा सिंहासन कक्ष भयंकर रूप से हिल गया क्योंकि जेरास ने दीवारों के माध्यम से अपने शरीर को चीर दिया और फिर मुड़ गया और सुनहरे सिंहासन पर वापस गिर गया, जिस पर सुनहरे बालों वाला जेरास गिर गया क्योंकि सिंहासन उसके शरीर के साथ लुढ़क गया। डर, तुम मेरा सबसे बड़ा डर हो। कितना निराशाजनक। क्या तुम्हें पता है कि कैसे सफल होने की मेरी इच्छा मेरे भीतर उग्र रूप से जलती है, मेरी सभी इंद्रियों को खा जाती है। जेरास गुस्से में दहाड़ते हुए धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ा। मेरे भविष्य के जेरास को लगता है कि मृत्यु अंतिम है, जबकि इरुमा नासगारा ने सैकड़ों से अधिक जीवन कालों के लिए पुनर्जन्म लिया था। प्रत्येक जीवन काल दुनिया के विनाश के एक ही लक्ष्य की ओर चलने के लिए समर्पित था। जेरास ने पूछा जब वह सुनहरे बालों वाले जेरास के सामने पहुंचा जो अपने घुटनों पर झुका हुआ था, और उसने अपने बालों को पकड़कर उसे अपनी आंखों के पास उठाया। तुम मेरे भविष्य के जेरास बनने के योग्य नहीं हो। अगर मौत जैसी सांसारिक चीज ऐसी है जो तुम्हें लगता है कि मेरे लक्ष्यों को मुझसे दूर कर सकती है, उन्हें पूरे ताकामहाग्रा को ढकने वाले भाले से वार करने दो, या फिर पूरे ताकामहाग्रा को अपनी लाखों जातियों के साथ मुझ पर ढेर कर दो और मेरी गर्दन पर ब्लेड तान दो। मैं उनमें से हर एक को नष्ट कर दूंगा, यहाँ तक कि अगर मौत भी मेरे रास्ते में खड़ी होने की हिम्मत करती है तो उसे भी। जेरास ने कहा। उसकी आंखें जानलेवा क्रोध से चमक रही थीं, जिसने पूरे सुनहरे महल को गहरे लाल रंग में रंग दिया था, और एक अथाह आभा कमरे में चमक उठी। जिस सुनहरे महल के कमरे में वह था और सब कुछ अस्तित्व से दूर हो गया। और धीरे धीरे सुनहरे बालों वाले जेरास ने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा एक बड़ी मुस्कान में बदल गया। तुमने मुझे जरा भी निराश नहीं किया, उसने घोषणा की, और अगले ही पल वह सोने के कणों में विलीन हो गया क्योंकि जेरास ने महसूस किया कि पूरा क्षेत्र उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, उसे जाने की आवश्यकता के बारे में सूचित कर रहा है। मेरे भविष्य के जेरास, छी, क्या बकवास है, जेरास ने सोचा क्योंकि वह उस पर खींचतान के आगे झुक गया था। और अगले ही पल दुनिया ने आखिरकार आखिरी पोर्टल देखा जो आखिरी व्यक्ति के नीचे गिरने के 1 घंटे बाद से आकाश में था, आखिरकार बंद हो गया और जेरास एक बार फिर वापस आ गया। भीड़ की ओर देखने के लिए मुड़ते हुए वह देख सकता था कि वे सभी वर्तमान में अपने जबड़े जमीन पर गिरा रहे थे क्योंकि वे उसे सदमे में देख रहे थे। तो मैं कितने समय तक टिकूंगा? जेरास ने पूछा क्योंकि वह आकाश की ओर मुड़ा और देखा कि कोई और पोर्टल नहीं था, और एक बार फिर वह पोर्टल से बाहर निकलने वाला आखिरी व्यक्ति था। वह वास्तव में एक विसंगति है ना? दिव्य ईथर संप्रदाय के दूत ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा क्योंकि दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत ने सिर हिलाया। लेकिन 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के दूत की ओर मुड़ते हुए उन्होंने देखा कि वह वर्तमान में जेरास को चकित होकर देख रही थी। क्या हुआ नरेल? दिव्य ईथर संप्रदाय ने पुकारा जब उसने अपना ध्यान उनकी ओर मोड़ा। उसने न केवल 2 घंटे तक अपने डर का विरोध किया, बल्कि अंत में वह इसे पूरी तरह से हराने में कामयाब रहा, उसने कहा, जबकि शेष 2 दूतों के चेहरे पर सदमे की चमक थी, लेकिन नरेल ने फिर भी खुद को संभालने में तेजी दिखाई। ऐसा लगता है कि दूसरा परीक्षण पूरा हो गया है, और शेष 300 प्रतिभागियों में से केवल 50 लोग 5 मिनट के लिए अपने डर का सामना करने में विफल रहे। पहले परीक्षण में विफल होने वाले 600 लोगों की तुलना में बहुत कम, उसने कहा, जबकि विभिन्न संप्रदाय के नेताओं ने सिर हिलाया। केवल तीसरे दर्जे के कुलों के कुछ प्रतिभाशाली लोग असफल हुए, और दूसरे और छोटे दर्जे के कुलों में से लगभग कोई भी असफल नहीं हुआ। और यह उस गहन प्रशिक्षण के कारण था जो उन्हें इवेंट से ठीक पहले अपने सबसे बुरे डर का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए दिया गया था। यदि आप दूसरे टेस्ट में असफल हो गए हैं तो कृपया टूर्नामेंट के अंतिम चरण में वापस चले जाएं, उसने कहा, जबकि असफल होने वाले विभिन्न प्रतिभाशाली लोग और उनके बुजुर्ग स्टेज के पीछे चले गए। अब 906 प्रारंभिक प्रतिभागियों में से केवल 250 प्रतिभागी ही बचे थे। लगभग 1/4 असफल हो चुके थे। आत्मा की परीक्षा पूरी हो जाने के बाद अंतिम परीक्षा मन की परीक्षा होगी। लेकिन उससे पहले हम सभी को 1 घंटे का ब्रेक देना चाहेंगे ताकि वे अपनी आत्मा के डर का सामना करने से उबर सकें और अपने मन को अगली परीक्षा के लिए तैयार कर सकें। परीक्षा 1 घंटे बाद शुरू होगी, उसने अपनी सीट पर बैठने से पहले कहा, जबकि जेरास ने अपनी पीठ पीछे सीट पर बैठा ली। तो ये कैसा था? सेना ने उत्सुकता से पूछा, जबकि जेरास ने बिना किसी परवाह के कंधे उचका दिए। यह एक नकली परीक्षा थी।
हालांकि मैं पास हो गया, ज़ेरास ने जवाब दिया और सेना की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे नहीं लगता कि दिव्य संप्रदायों के अमर क्षेत्र के विशेषज्ञ कभी गलत हो सकते हैं, है ना? उसने पूछा और ज़ेरास ने एक बार फिर कंधे उचका दिए। कौन जानता है, शायद यह मुझे नकली लगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, उसने मर्दाना गर्व में अपनी छाती फुलाते हुए कहा, जबकि सेना ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। अब बस एक आखिरी परीक्षा बाकी है, सेना ने कहा, उसकी आंखें आशा और प्रत्याशा से चमक रही थीं। बस इसे भी पास कर लो और तुम इस इवेंट में पास हो जाओगे, उसने अपनी आंखों में हल्की सी कंपन के साथ कहा, जिससे ज़ेरास को अपना सिर थोड़ा हिलाने पर मजबूर होना पड़ा। ये वास्तव में एक कठोर दुनिया है। अध्याय 549, मैं अकेले मरना चुनता हूँ। स्टेडियम में जल्द ही शोर मच गया, कबीले के नेताओं की विभिन्न चर्चाओं के साथ, जो अंतिम परीक्षा और उनके प्रतिभाशाली लोगों द्वारा संप्रदायों के चयन पर चर्चा कर रहे थे। उनके लिए अंतिम परीक्षा निस्संदेह उनके विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों द्वारा उत्तीर्ण की जानी थी। लेकिन चर्चा के बीच में ज़ेरास बैठा था, जो अपनी पीठ सीट पर टिकाए हुए था। उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी वे उसके दिमाग में पूरी तरह से खुली हुई थीं, क्योंकि ज़ेरास ने अभी अभी हुई दूसरी परीक्षा के बारे में सोचा। वह परीक्षा जिसने उसे उसकी मृत्यु दिखाई थी, और वह प्रश्न जो दूसरे ज़ेरा ने उससे पूछा था। ये कितना दयनीय है कि आपकी मृत्यु के बाद केवल 2 लोग ही बदला लेने की परवाह करते हैं। मैं वास्तव में एक अकेला योद्धा हूँ, और ऐसा लगता है कि मैं अकेले सब कुछ का सामना नहीं कर सकता। ज़ेरास ने अपने हाथों को कसकर एक साथ जकड़ते हुए खुद से सोचा। ये वास्तव में एक ऐसा विषय है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता था, लेकिन मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। शायद आपको इस पर एक अच्छा सबक सिखाने के बाद, तब आप इसका महत्व समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि अब तुम इसका सामना कर चुके हो, तो शायद मुझे तुम्हें बताना चाहिए, सिस्टम ने उसके दिमाग में कहा। और वह क्या है? तुम अकेले शीर्ष पर नहीं पहुंच पाओगे। ये कहते हुए ज़ेरास ने अपनी भौहें से कुढ़ीं। यह अजीब लग सकता है क्योंकि तुम इतने समय से ठीक ठाक चल रहे हो, लेकिन अब मुझे यकीन है कि उच्च जातियों ने तुम्हारे अस्तित्व को तब की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से महसूस किया है जब तुम निचले क्षेत्रों में थे, और अब वे अंततः अपनी सेना तुम्हारे पास भेज सकते हैं। तुम निस्संदेह मजबूत हो, ज़ेरास। तुम्हारी पूरी ताकत अभी भी कुछ ऐसी है जो जानी जाती है, लेकिन सहस्राब्दियों पहले की एक सोई हुई सेना के खिलाफ। अगर तुम्हें अतीत के उन प्राचीन योद्धाओं का सामना करना पड़े, तो मैं बिना किसी संदेह के कहूंगा कि तुम उनसे टक्कर ले पाओगे। लेकिन उन्हें प्राचीन योद्धा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक नहीं हैं। उनकी संख्या कम से कम हजारों तक पहुंचती है। अगर आपको अकेले हजारों प्राचीन योद्धाओं से लड़ना पड़े, तो परिणाम वही होगा जो आपको दिखाया गया था, सिस्टम ने कहा, और उसकी आंखों में नसों के साथ हल्की सी हलचल हुई, लेकिन जल्द ही शांत हो गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ज़ेरास ने शांत आंखों से कहा। मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि ऐसा होगा, सिस्टम ने कहा। तो आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी खुद की सेना बना लेनी चाहिए? ज़ेरास ने पूछा। बिल्कुल मेरी बात। कल्पना कीजिए कि आपके पास उन प्रतिभाशाली लोगों जैसे सैकड़ों लोग हों जिनसे आपने ट्रेल के अंत में लड़ाई की थी। उनमें से कोई भी आपकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वे सभी अपने आप में मजबूत भी हैं। अगर आपके पीछे सैकड़ों लोग हैं, उनमें से हर कोई आपके साथ मौत तक लड़ने को तैयार है, तो आप उन प्राचीन शक्तियों से लड़ने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे जो जल्द ही आपकी जान लेने आएंगी, सिस्टम ने कहा, और ज़ेरास ने आह भरी। आप जानते हैं, जब मैंने अपनी साधना यात्रा शुरू की थी, तब मैंने दोस्त बनाए थे, और मुझे अभी भी याद है कि मैंने गया से लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए कहा था, क्योंकि बेहतर होगा कि जो जातियां उसके लिए आ रही हैं, वे किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि शक्तिशाली लोगों की एक सेना से मिलें। आप जानते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ? ज़ेरास ने पूछा, जबकि सिस्टम चुप रहा। जब विपत्ति आई तो वे सभी दोस्त कहाँ थे? जब मैं एड्रियन से लड़ रहा था, तब वे कहाँ थे? जब मैं मर रहा था, मेरी जीवन गणना समाप्त हो रही थी, उनमें से कितने लोगों ने मुझे बुलाया या मदद की? ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। वे आपके मार्ग में छोटी छोटी बाधाएं हैं जिन्हें आपने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अतीत पर इतना अटके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिस्टम ने उत्तर दिया, जबकि ज़ेरास मुस्कुराया। हाँ, वे वास्तव में अतीत के अलावा कुछ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सबक सिखाया है जिसे मैं अनंत काल तक नहीं भूल सकता। इसके अलावा, अगर मेरे पास वास्तव में अपनी सेना है, एक ऐसी सेना जिसका बंधन इतना मजबूत है कि वे मेरे साथ मरने तक लड़ना चाहते हैं, वे एक सेना है और निस्संदेह बाधाओं का सामना करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप सबसे अधिक संभावना मृत्यु होगी। वे मर जाएंगे, ऐसा कुछ जो तब नहीं होता अगर वे मुझसे कभी नहीं मिले होते। क्या मैं ऐसे लोगों को खोने का दर्द झेल सकता हूँ? क्या मैं एक और वोनेक को खोने का जोखिम उठा सकता हूँ? असली युद्ध शुरू होने से पहले ही यह मुझे मानसिक रूप से तोड़ देगा, ज़ेरास ने जवाब दिया। एक सेना एक अच्छी चीज़ है, वे एक अच्छी मदद होगी, लेकिन मैं एक जीवित आपदा हूँ। बाधाओं पर राज करने से पहले मेरी सेनाएं बड़ी संख्या में मर जाएंगी।
मैं अपने दिल के प्यारे लोगों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, इस वादे पर कि उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं अपने प्रियजनों की सेना के साथ मरने की बजाय अकेले मरना पसंद करूंगा। लेकिन मैं सेना नहीं बनाऊंगा, मेरे पास उन्हें मेरी आपदा से बचाने की शक्ति नहीं है। एक असामान्य व्यक्ति होना मेरे लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन यह मेरा अभिशाप भी है। इसलिए मैं अपनी आपदा से अकेले ही निकल जाऊंगा, और मुझे अच्छी तरह से पता है मैं कभी नहीं गिरूंगा। ज़ेरास ने गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा। कितनी बार वह लगभग अस्तित्व से मिट चुका था, लेकिन हर सेकंड उसने फिर से खड़े होने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। मुझे अपने लिए मरने वाले किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल खुद की और तुम्हारी आवश्यकता है। तुम हर चीज की शुरुआत से मेरे साथ रहे हो, केवल तुम ही मेरे साथ मर सकते हो। ज़ेरास ने एक गंभीर भाव के साथ दृढ़ निश्चय किया। मेरे साथ मरने वाले ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी शेलेरिया और फ्लफी हैं। शायद मैंने उनके साथ अपना रिश्ता जारी रखा होगा, और अंत में वे दोनों मेरी तबाही में मर गए। मेरे पास इसे ठीक करने के लिए अभी भी समय है, ज़ेरास ने तय किया। और आप इसे कैसे हल करने की योजना बना रहे हैं? सिस्टम ने पूछा जैसे ही ज़ेरास ने अपनी आंखें खोलीं। उन्हें जाने देकर, अगर उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं होता तो वे नहीं मरते। ज़ेरास ने तय किया क्योंकि सिस्टम चुप रहा और बदले में कुछ और नहीं दिया। मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही था ज़ेरास। मेरा पहला जीवन काल। अध्याय 550, मन की परीक्षा 1। 1 घंटा बीत जाने के बाद, हमें विश्वास है कि आप सभी पिछले परीक्षण से उबर चुके हैं, नारेल ने कहा, जबकि विभिन्न संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों ने सिर हिलाया। अच्छा, ये हो जाने के बाद हम तुरंत मन की परीक्षा शुरू करने जा रहे हैं, उसने कहा, जबकि विभिन्न प्रतिभाशाली लोग अपनी सीटों पर बैठे थे। घटनाओं की अंतिम परीक्षा होने के कारण उत्तीर्ण होने का अर्थ होगा कि आपने इस घटना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब आप ऊपरी क्षेत्रों के देवताओं के बच्चों के क्षेत्र के 3 दिव्य संप्रदायों में से किसी एक द्वारा प्रशिक्षित होने के योग्य हैं, उसने कहा, अंतिम परीक्षण के महत्व पर और अधिक जोर देते हुए। और अंतिम परीक्षण एक ऐसा परीक्षण होगा जो सीधे आपके मन पर हमला करेगा। पिछले 2 परीक्षणों की तरह ये भी एक अमर क्षेत्र के रूप में होगा, लेकिन यह एक बहुत ही खास क्षेत्र है जो केवल दिव्य ईथर संप्रदाय के लोगों के पास ही पाया जा सकता है, उसने कहा। दिव्य ईथर संप्रदाय के दूत, लंबी दाढ़ी और बालों वाले बूढ़े व्यक्ति, अपनी सीट से उठे। अनडाइंग माइंड रील्म्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसे तीनों संप्रदायों में आपके प्रदर्शन के आधार पर आप सभी के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। ये सीधे उस चीज को लक्षित करता है जिसके बारे में सोचा जाता है कि आप सबसे अधिक संवेदनशील होंगे। यह इस बात पर आधारित है कि आपने पिछले परीक्षणों में कैसा प्रदर्शन किया है। दूसरे शब्दों में, यह आपको इस बात पर परखता है कि हमें क्या लगता है कि आपका पतन होगा। यदि आप इस बात पर परीक्षा पास करने में सफल हो जाते हैं कि हमें क्या लगता है कि आपका पतन होगा, तो आपने सफलतापूर्वक परीक्षा पास कर ली है। ऐसा न कर पाने का परिणाम आपकी विफलता होगी। यदि आप अपने मन पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिससे आपकी कमजोरी को समझना इतना आसान हो जाता है, तो संप्रदायों में शामिल न होना बेहतर है, उसने कहा, जैसा कि विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों ने कहा। जहां तक हम जो समझते हैं कि आपकी कमजोरी होगी, वह आप में से प्रत्येक के लिए स्पष्ट रूप से अलग होगी। फिर भी, हम आशा करते हैं कि आप अपने मन पर दृढ़ पकड़ बनाए रखने और उस पर विजय पाने में सक्षम होंगे। एक बार जब आप अपने कथित गहरे जुनून के सामने अपने मन को दृढ़ रखने में सफल हो जाते हैं, तो आप भविष्य में उचित रूप से प्रशिक्षित होने और अमर क्षेत्र तक पहुंचने की अपनी क्षमता साबित कर चुके होंगे। हमारे समय को बर्बाद किए बिना हम तुरंत शुरू करते हैं, उसने कहा, और वह एक तरफ हट गई, और बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, अचानक दोनों हाथ ऊपर उठाए और सैकड़ों मुहरें बनाने लगा। जो छिपा हुआ है, जो माना जाता है, जो सबसे गहरी इच्छा है, नरसुगा कला के 100 प्रभागों में से पहला, मन की भ्रष्टता का क्षेत्र, उसने कहा, और उसकी आंखें खुल गईं, और अगले ही पल सभी प्रतिभागी आगे खींचे गए और उसके सामने आ गए। अगले ही पल वे सभी कठोर खड़े हो गए, हवा में तैरते हुए, जैसे उनके माथे पर सफेद रूनिक रेखाएं दिखाई देने लगीं, जबकि दिव्य दूत संप्रदाय की आंखें बिल्कुल सफेद की गहरी छाया में रहीं। हिंसक खिंचाव बहुत अचानक था क्योंकि ज़ेरस ने पाया कि वह तुरंत अनियंत्रित रूप से आगे की ओर तैर रहा था और तुरंत उस आदमी के सामने पहुंच गया। अगले ही पल उसके सिर में एक भयंकर दर्द हुआ, जैसे ज़ेरस की आंखों में रोशनी चमक उठी, उसके सामने अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। होस्ट पर एक घटना का अभिनय किया जा रहा है, क्या आप कला को ब्लॉक करना चाहेंगे? सिस्टम ने पूछा और ज़ेरस ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, और तुरंत उसके सिर में दर्द की भावना गायब हो गई क्योंकि उसे लगा कि वह खुद को दूर की जगह पर खींच रहा है, और अगले ही पल पूरी दुनिया पूरी तरह से काले रंग में बदल गई। लगभग 3 सेकंड बाद शून्य पूरी तरह से शांत और अंधेरा हो गया, इससे पहले कि ज़ेरस ने अपनी आंखें खोली और खुद को एक अजीब जगह पर पाया। कमरे के चारों ओर देखते हुए वह देख सकता था कि वह एक शानदार और शानदार ढंग से डिजाइन किए गए कमरे में था, जो कि एस्ट्रल ब्लू के खूबसूरत रंग से ढका हुआ था।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जेरस द्वारा देखी गई सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार कलाकृतियों में से एक थी, और वह खुद को आरामदायक किंग साइज बिस्तर पर बैठा हुआ देख सकता था। कितना अजीब है, जेरास ने जोर से सोचा जैसे ही उसने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, कुछ ने उसका ध्यान आकर्षित किया और उसे नर्म कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दस्तक, दस्तक। दरवाजा धीरे से खोला गया और हल्की दस्तक की आवाज़ आई और 3 आकृतियां अंदर आईं। ऐसी आकृतियां जिन्हें देखकर जेरास की भौहें तन गईं। वे सभी महिलाएं थीं, नग्न से भी ज्यादा, और जहां तक जेरास ने देखा था वे सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाएं थीं जिन्हें उसने अपने जीवन में कभी देखा था। कितना दिलचस्प है, उन्हें लगा कि मेरी कमजोरी वासना है, जेरास ने कहा और वह जोर से हंस पड़ा। तभी एक महिला उसके पास आई और दूसरी लड़की के हाथों में रखे ट्रे से एक गिलास कप निकाला। वह उस पर झुक गई, उसके अविश्वसनीय रूप से कोमल हाथ उसके सीने को छू रहे थे। उसके शरीर के हर रेशे में ठंडक की एक सिहरन भर गई क्योंकि उसने अपना शरीर जेरास के खिलाफ अपने स्तन को दबाया और कप को उसके चेहरे की ओर बढ़ाया। अगले ही सेकंड में काबूम, जेरस के शरीर से एक विनाशकारी आभा निकली। जिस बिस्तर पर वह बैठा था वह टुकड़े टुकड़े हो गया, जैसे कमरे में लकड़ी के टुकड़े उड़ रहे हों। कुछ महिलाओं के कोमल शरीर में धंस रहे हों और वे तुरंत ही पीछे की ओर गिर रहे हों, जैसे कि चित्रे दीवार पर जड़ दिए गए हों। उनकी चीखें कराह जैसी थीं, जिससे जेरस और भी ज्यादा बुरी तरह मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसके हाथ ब्लेड में बदल गए और अगले ही सेकंड में वे 1 सेकंड से भी कम समय में अपने सामान्य रूप में वापस आ गए। ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रॉप। इसके बाद जेरस ने 3 सिर जमीन पर टकराने की आवाज सुनी। जब उसने उन शवों को देखा जिनमें से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, उनमें से कुछ उसके शरीर पर दाग लगा रहे थे। मुझे ये नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत क्यों लग रहा है, जेरस ने कहा और दोनों हाथ फैलाए और उस एहसास में खो गया। और 1 मिनट से भी कम समय में जेरास वापस बाहर आ गया था। जब उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह जमीन पर गिर गया है। ऊपर देखते हुए वह अभी भी सभी प्रतिभागियों को हवा में लटके हुए देख सकता था। कुछ के चेहरे दर्द से विकृत थे और कुछ अपेक्षाकृत शांत थे। क्या मैं पास हो गया?